गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम रोहन गुप्ता है और मैंने एसएससी सीजीएल 2025 में 159 रैंक हासिल की है। मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि मैंने प्रिपरेशन कैसे की और वो सारे क्वेश्चन को भी टैकल करने वाला हूँ जो किसी भी बिगनर के माइंड में आ सकते हैं। तो चलते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो किसी की भी माइंड में आ सकते हैं कि कितने घंटे तैयारी करनी चाहिए और कितने समय में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, किस सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी दें, मोटिवेशन क्या है जिससे कि हम कंटिन्यू रख सकें लॉन्ग टाइम के लिए, बुक लिस्ट मैंने कौन सी फॉलो की थी, कोर्सेज कहाँ से किया था, किन टीचर्स को फॉलो किया था और प्रैक्टिस कहाँ से की थी एंड मॉक्स कहाँ से दिए थे। मेजर यही क्वेश्चन हैं जो मुझे बार बार पूछे गए हैं या एज ए स्टूडेंट मुझे भी स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चन को वन बाय वन टैकल करते हैं। आवर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन ये बहुत सब्जेक्टिव है। कौन किस लेवल की प्रिपरेशन पे है, कोई 2 साल तैयारी कर चुका है, कोई अभी बिगनर है, उस पर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से अगर कोई बिगनर है तो उसको 7-8 घंटे डेली देना चाहिए। लेकिन अगर कोई 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो अगर 5 घंटे भी दे रहा है, एक मॉक दे रहा है प्लस उसका एनालिसिस कर रहा है, वो भी पर्याप्त है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन में 6 से 7 महीने बहुत है, इनफ है एक बार कोर्स कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसमें रैंक कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी वो अलग बात है। वो डिपेंड करेगा कि पर्सन का कैचिंग पावर कितनी है, उसकी इफिशियंसी कितनी है और वो किस लेवल पे अंडरस्टैंड कर रहा है चीज़ों को। लेकिन हाँ, एक बार कोर्स कहीं से भी अगर आप कर रहे हैं तो 6 से 7 महीना काफ़ी है। मोटिवेशन वो भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के पास जॉब नहीं है तो उसका पहला मोटिवेशन यही होगा कि मुझे एक जॉब लेनी है। किसी के पास जॉब तो है लेकिन वो अपने स्टेट में नहीं है, अपने सिटी में नहीं है, तो उसका मोटिवेशन हो सकता है कि नहीं, मुझे रैंक इंप्रूव करके अपने सिटी के पास आना है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मोटिवेशन हो सकता है। बुक लिस्ट, इसके लिए सब्जेक्ट वाइज डिटेल में बात करेंगे। और कोर्सेज, उज्जवल सर मेरे सीनियर थे, मेरी कॉलेज से थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि तुम यहाँ से कर लो माई पाठशाला के स्ट्रक्चर कोर्सेज से। तो मैंने वहाँ से जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी मैंने वहीं से किया है। ठीक है। और जो भी टॉपिक, जैसे मेरी मैथ अच्छी थी तो मैथ में मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ा। जीएस में मैंने स्टार्टिंग में मुझे जब कुछ नहीं आता था तो मैंने जीएस पूरी वहीं से फॉलो की। इंग्लिश मैंने पूरी स्टार्टिंग में पूरा ग्रामर वहीं से फॉलो किया। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं हिंदी मीडियम से था और ग्रामर एक बार पूरी करनी ही करनी है, कहीं से भी करो लेकिन एक बार फॉलो रिगोरसली अच्छे टीचर से कर लो। तो मैंने भी पूरी ग्रामर वहीं से देखी। ओके। तो टीचर, मैंने पर्टिकुलरली किसी टीचर को फॉलो नहीं किया। और प्रैक्टिस के लिए जो कोर्सेज की पीडीएफ मिलती थी स्टार्टिंग में मैंने वहीं से प्रैक्टिस की, स्टार्टिंग फेज ऑफ माय प्रिपरेशन। और बाद में क्या था कि मैं पूरी तरह से प्रीवियस ईयर पे शिफ्ट हो गया और मॉक पे शिफ्ट हो गया। जैसे ही कोई भी रिसेंट एग्जाम होता था उसके सारे पेपर आ जाते थे तो मैं उसको सॉल्व कर लेता था। मॉक्स, हाँ, मॉक्स के लिए दो ही मेजर प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक और ओलिव बोर्ड। इसके अलावा जहाँ से भी लाइव मॉक आते थे मैं वहाँ से उसको अटेम्प्ट कर लेता था। तो उससे एक रिलेटिव रैंक पता चल जाती थी कि हाँ हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे। इसके अलावा भी आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो कमेंट में डाल सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो, पर्टिकुलरली कोई पूछना चाहें तो मैं उसको भी रिप्लाई कर दूंगा। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी देखते हैं कि मैंने आगे किस तरह से चीज़ों को प्रिपेयर किया था। ओके, मैथमेटिक्स। तो मेरे प्री में 50 आउट ऑफ 50 थे मैथ में, एंड मेंस में 86 थे। वन क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था सिली मिस्टेक से। मैंने मैथ के लिए किसको फॉलो किया था, तो मैंने स्ट्रक्चर कोर्स को ही फॉलो किया था। मेरे 3-4 टॉपिक जो मुझे वीक समझ में आते थे मैंने उनको जाके देखा और वहाँ सही से कराया गया था। आप किसी भी टीचर से करोगे वो सही से ही कराएंगे। बस ऐसे टीचर को फॉलो करो कि जो टू द पॉइंट पढ़ाते हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो। ठीक है। और बस मेरा यही है कि एक बार कहीं से भी स्टार्टिंग में आप किसी से भी टीचर से कर लो कोर्स। बुक, मैंने बुक पर्टिकुलरली कोई फॉलो नहीं की। हाँ, तो मैंने पर्टिकुलरली कोई बुक फॉलो नहीं की। जो भी कोर्सेज की पीडीएफ थी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मैं वो लगाता था।
बाद में फिर मैं प्रीवियस ईयर के पेपर लगाता था और मॉक देता था। नए क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, तो अगर आप मॉक दे रहे हैं तो सबसे पहले नया क्वेश्चन आए और आपको लगे कि नहीं ये मेरे से थोड़ा उसमें आप फंस रहे हैं, तो पहले गो में आप उसको स्किप कर दो। और ये रूल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी एसएससी ने नया रूल निकाला है कि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है, तो ये स्किपिंग का जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ जाती है। और क्योंकि पहले बार अगर आप नए क्वेश्चन को दे रहे हैं तो आप उसमें कोई भी शॉर्टकट लगा नहीं पाएंगे, ठीक है, आप उसको बेसिक से ही करेंगे, हो सकता है कि 2-3 मिनट उसमें 4 मिनट चले जाएं, तो वहाँ पे टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो पहले गो में आपको यही करना है कि नया क्वेश्चन आए तो उसको स्किप कर देना है। हाँ, स्पीड कैसे इंप्रूव होगी? स्पीड के लिए दो ही चीज़ें कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए और कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो आप जहाँ से भी कोर्स कर रहे हैं वहाँ से कॉन्सेप्ट सारे कर लो। स्पीड के लिए मॉक देते देते आपको स्पीड आ जाएगी। आपको किसी ऐसी चीज़ों पे नहीं फंसना है कि आप 2 घंटे डेली वैदिक मैथ सीख रहे हैं, अलग अलग कैलकुलेशन के ट्रिक सीख रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। शायद कोई भी टॉपर आए के ये नहीं बताएगा आपको कि आप 1-1.5 घंटे आप वैदिक मैथ सीखो, ट्रिक सीखो कि नहीं इसको मल्टीप्लाई करें, एक लाइन में इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 3-4 चीज़ें जो मैंने की थी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको भी करके रखनी है, जो बहुत बेसिक है, हर जगह यूज होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैलकुलेशन के लिए 3-4 चीज़ें वो क्या है। सबसे पहले तो किसी भी नंबर का 11 से मल्टीप्लाई करना है, वो एक ट्रिक सीख सकते हैं आप। दूसरा चीज़, एक लाइन में मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 लिखा है और 1 2 3 से करना है, तो वो एक लाइन में जो मल्टीप्लाई करते हैं वो अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करने वाला नहीं, ठीक है। इसके अलावा यूनिट डिजिट जिसका 5 है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं वो सीख लेना है। डिवीजन में आपको परसेंटेज का बहुत रोल होता है। जैसे इसको डिवाइड करना है तो एक अप्रोक्सीमेशन वाली चीज़ वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगी, और उसको कहीं से करना है तो सीख नहीं सकते हैं। इसके अलावा मैंने 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रट ली थी फॉर r = 7। r = 7, 14, 21 ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, अपॉन में 7 आता है, तो जनरली ऐसा नंबर देते हैं जो ऊपर कट जाए, तो 7 कैंसिल आउट हो जाए, उसके लिए 7, 14, 10.5, 21 इस तरह के नंबर वो देते हैं। तो इसको आप अगर रट लोगे तो पूरा कैलकुलेशन बच जाएगा, ठीक है। मैंने इतनी ही चीज़ें की हैं कैलकुलेशन के लिए, इसके अलावा मुझे तीसरी चौथी पांचवी चीज़ कोई आती नहीं है। यही करना है, हर मॉक में इतना करेंगे, बस इतना ही आएगा। ओके, तो कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट दो चीज़ें अगर आपकी स्ट्रांग है तो वो हो जाएगा। कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई इतना ही कर लो, इतने को ही अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये नहीं है कि आपने मैथ की ट्रिक सीखी और अगले दिन कोई नई ट्रिक सीखी उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन में, नहीं, उसी एक ट्रिक को या जो भी मेथड है उसी को बार बार अप्लाई करो, उसी से ही सारा काम हो जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मेरे प्री में 50/50 थे और मेंस में 90/90 थे। मैंने रीजनिंग के लिए किसी पर्टिकुलर टीचर को फॉलो नहीं किया, मैंने वही स्ट्रक्चर कोर्सेज से एक दो जो टॉपिक मेरे वीक थे, जैसे मेरी नॉन वर्बल रीजनिंग थोड़ा वीक थी, उसमें फंस जाता था स्टार्टिंग में, तो मैंने वो जाके 2-2.5 घंटे के वीडियो थे वो मैंने देखे, वहाँ से मेरी चीज़ें क्लियर हुई। तो यही है कि रीजनिंग में आप कहीं से कोर्स करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो टॉपिक में आप फंसो 2-4 मॉक दे के देखो, वहाँ से वो चीज़ आप कर लो। रीजनिंग थोड़ा इजी आती है और वो ऐसा है कि उसके लिए कोई स्ट्रक्चरली किसी चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने नहीं की थी, ठीक है। रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक नहीं लगाई, रीजनिंग के लिए मैंने सिर्फ मॉक दिए हैं, मॉक में जितनी आई है वहीं से सीखी है। इसमें नए क्वेश्चन का क्या है कि अगर नया क्वेश्चन आ रहा है और वो एक बार में क्लिक नहीं कर रहा है माइंड में, तो उसको स्किप कर दो। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नए क्वेश्चन में नहीं देना है अगर वो लॉजिक क्लिक नहीं कर रहा है, क्योंकि वो नहीं करेगा। 3 से 4 मिनट भी जा सकते हैं, जब बाद में टाइम बचे तभी आके करो। रीजनिंग में नए क्वेश्चन में अगर वो 30 सेकंड 40 सेकंड में लॉजिक क्लिक नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ दो फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। मेरे प्री में 37 मार्क्स थे और मेंस में 49 है। मेंस में शायद एक दो क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं, तो जिस हिसाब से मेरी रैंक अच्छी हो गई है, रैंक आईक्यू में 500 के आसपास थी और अभी 159 है, तो हो सकता है कि जीएस में एक आध क्वेश्चन बढ़ गया हो। जीएस के लिए मैंने किसको फॉलो किया था? स्टार्टिंग में तो मैंने कोर्स से ही सारे लेक्चर देखे थे, और बाद में मैं थोड़ा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो मैंने थोड़ा डीप में पढ़ा है जीएस को।
जैसे मैंने ज्योग्राफी सुदर्शन सर से की थी और एनसीईआरटी पढ़ी है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की मोर देन एनफ है, काफ़ी है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, लूसेंट लिखा है उसमें, लूसेंट इसलिए लिखा है कि अच्छी बुक है और इसमें आपकी पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी है। मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए थे। हिस्ट्री के लिए, हाँ हिस्ट्री के लिए मैंने लूसेंट को रेफर किया है। हिस्ट्री इतना डीप में है ना लूसेंट में कि वो आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से छूटेगा नहीं, इतना डीप में है। तो यहाँ से आप लूसेंट कवर कर सकते हो। मेरे पास आर एस शर्मा थी, मैंने 2 चैप्टर पढ़े थे, लेकिन फिर मैंने इसको नहीं पढ़ा। स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ी थी और सतीश चंद्रा मीडिएवल के लिए मैंने नहीं पढ़ी। इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेक्चर में पहले देख रखा था, नोट्स बना के रखा था, तो इतनी ज़्यादा टफ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते नहीं है एसएससी सीजीएल में, तो एनसीईआरटी पढ़ के हो गया था। इन्वायरमेंट के लिए भी मैंने सुदर्शन सर से पढ़े थे कुछ चीज़ें, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ठीक है। इसको पढ़ते टाइम मैं इतना ध्यान रखता था कि इसके अंदर की रिवर कौन है, थोड़ा लोकेशन किस जगह पे, प्रिसाइज लोकेशन, इतना मैंने थोड़ा ढंग से फॉलो किया था। जो इन्वायरमेंट के थोड़ा रूल्स हैं, वो भी कोर्स जहाँ से मैंने किया था वहाँ से वो कर लिए थे, जैसे एलेंस रूल हो गए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। साइंस में मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री में करने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, मेरी ठीक थी पहले से। और हाँ, बायोलॉजी मेरी वीक थी, तो वहाँ को मैंने लेक्चर वहीं से देखे थे। जैसे कि क्लासिफिकेशन का लेक्चर देखा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया RS बटेकर का। एनिमल किंगडम पूरा देख लिया था, जो भी 11 फाइलम होते हैं वो सबके प्रॉपर्टीज देख ली थी। प्लांट किंगडम और जो प्लांट के क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं, वो पूरा यहाँ से देख लिया था। डिसीजेज देख लिए थे। डिसीजेज नॉर्मल डिसीजेज नहीं देखना है आपको, जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसीजेज भी देखना है, वो भी कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया, ठीक है, 17 सिंड्रोम हो गया, XXX सिंड्रोम हो गया, ये सारी चीज़ें। और सेल थ्योरी तो अच्छे से करना ही करना है, ये पूरी देखी थी मैंने इसका लेक्चर, ठीक है। तो ये मेरी जीएस की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग थी। एनसीईआरटी के मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर देखा जब सीजीएल के, तो उसमें भी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन थे, लाइन पे क्वेश्चन थे। तो मैंने शॉर्ट नोट्स जो बहुत फैक्चुअल थे वो बना के रखे थे। मैं डाल दूंगा, अगर ज़रूरत होगी किसी को तो मैं वो शॉर्ट नोट्स डाल दूंगा। अब है इंग्लिश। इंग्लिश की अगर आप बिगनर हो तो आपको ग्रामर सबसे पहले कर लेनी है किसी भी टीचर से, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर कोर्स से ग्रामर कर ली थी एक बार पूरी, सारे एक भी लेक्चर मैंने नहीं छोड़ा, वहाँ से पूरी ग्रामर कर ली थी। जब तक ग्रामर नहीं होगी इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इंग्लिश के लिए मेरे 42 थे प्री में, और मेंस में 127 थे। मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की, हाँ वोकैब के लिए की थी। इंग्लिश का जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि अगर आपकी 3 चीज़ें अच्छी हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। एक तो ग्रामर, दूसरी वोकैब, और तीसरी रीडिंग, ठीक है। ग्रामर के लिए आपको कहीं से भी कोर्स कर लेना है, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता हो। मैंने तो यहाँ से किया था। वोकैब के लिए मैंने माई पाठशाला की 90 डेज प्लानर थी और ब्लैक बुक, इन दोनों को फॉलो किया था। रीडिंग के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था और साथ में कुछ स्टैंडर्ड जीएस की बुक पढ़ता था। वो जीएस भी उससे अच्छी हो जाती थी, जैसे एनसीईआरटी मैंने स्टार्टिंग इसीलिए की थी कि वो वहाँ से जीएस भी अच्छी हो जाएगी, थोड़ा रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। और ये मैं कॉलेज के टाइम से कर रहा था, तो मेरी रीडिंग और कंप्रेंशन एबिलिटी थोड़ा अच्छी थी। ग्रामर अच्छी नहीं थी लेकिन रीडिंग सही थी मेरी। तो वोकैब के लिए जहाँ भी जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, कोई नई वोकैब आ गई तो उसको लिखना नहीं है। मैंने शुरू में लिखा था लेकिन दोबारा कभी देखा ही नहीं वो कॉपी जहाँ भी लिखी है, तो आपको लिखना नहीं है, हाँ डिक्शनरी में देख लेना है, वो सबकॉन्शियस माइंड में बनी रहेगी, ठीक है। और रीडिंग के फ़ायदे क्या है कि आप आरसी, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट को टैकल करना सीख जाएंगे। आरसी में क्या है, आजकल आरसी बहुत टफ आती है, और जैसे इस बार ऐसे सीजीएल मेंस में भी काफ़ी आरसी टफ थी, बट मैंने उनको अच्छे से कर पाया। क्यों क्यों क्योंकि मेरी रीडिंग हैबिट थी, इसी वजह से। और उसमें जब भी आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो उसमें आप ये देखो कि इसमें ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो किस टोन में बात कर रहा है, और पूरे पैसेज को छोटे छोटे पैसेज में ब्रेक कर दो, उसकी थीम देखो हर पैसेज की, फिर पूरे होल पैसेज की थीम देखो, टाइटल देखो। अगर ये आप एडिटोरियल पढ़ते टाइम कर रहे हैं ना, तो आपको आरसी में कहीं दिक्कत आ ही नहीं सकती। और पैराजंबल भी वहीं से, पैराजंबल क्या होता है, लेते ही न्यूज़पेपर से हैं, कई बार ऐसे पैराजंबल ले लेंगे जिसको आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, लॉजिक नहीं निकलेगा। उसमें आपका जो रीडर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि नहीं रीडर लिखेगा तो ऐसे लिखेगा, यहाँ से शुरुआत कर ही नहीं सकता, वो यहाँ से शुरुआत करेगा फिर यहाँ से करेगा, कोई लॉजिक नहीं है, बस आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है, आपने इतनी रीडिंग कर रखी है, तो वहाँ से ये चीज़ आएगी। तो रीडिंग से ही आपका आरसी, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट भी आएगा। क्लोज टेस्ट जब अच्छे बनते हैं तो आप देखो कि 4 वोकैब दिए, चारों के सेम मीनिंग है, अब कौन सी इसमें यूज करें,
तो वो रीडिंग से ही आएगी और कहीं से नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटजी थी। अब है, हाँ, प्रैक्टिस एंड मॉक्स। बुक का मैंने सब बता ही दिया। मॉक प्लेटफॉर्म के लिए टेक्स्ट बुक है, ओलिव बोर्ड है। ठीक है, अब कंप्लीटली मॉक पे रिलाई क्यों नहीं करना है ये मैं बताता हूँ। अगर आपने 50 टेक्स्ट बुक के मॉक दिए हैं और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, आप देखोगे कि उन 50 मॉक में लगभग 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन ही कवर होंगे, जो हर बार हर प्रीवियस ईयर पेपर में आते हैं वही वो भी रख देंगे डाटा चेंज कर करके। आप मॉक से सोचो कि पूरा रिवीजन कर लें तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो दे देंगे। तो आपके जो नोट्स हैं, आपकी जो सीट है जहाँ से आपने पहले कर रखा है, उसको जरूरी है कि आप अपने नोट्स को प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें, सिर्फ मॉक पे रिलाई ना करें। अब मॉक को अटेम्प्ट कैसे करना है बिगनर और एक्सपीरियंस स्टूडेंट के लिए। तो बिगनर के लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख पाएँ, उनको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आप मैथ और रीजनिंग स्टार्ट में रखो, दो में से एक, फिर जीएस या इंग्लिश, इन दोनों के बीच में फिर मैथ और रीजनिंग। तो इसमें क्या है कि ये दोनों पोर्शन बीच में आ जाएगा, तो इसमें टाइम नहीं लगता है। एटलीस्ट आप पढ़ तो पाएंगे, आता होगा तो टिक कर देंगे, नहीं आता है तो नहीं करेंगे। उसमें क्या है कि यहाँ पे आपने मैथ और रीजनिंग और दोनों अगर पहले रख दिए तो हो सकता है करते करते आपको टाइम ही ना बचे, तो आपके मॉक में स्कोर कम आएगा, कॉन्फिडेंस कम बनेगा। तो स्टार्टिंग यहीं से करनी है। जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाते हैं फिर वो उसी हिसाब से करने लगते हैं जिस हिसाब से एक्चुअल में एसएससी में खुलता है। रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश इस तरह से खुलता है। मैं भी इसी तरह से करता था, सबसे पहले मैथ करता था, नहीं सबसे पहले रीजनिंग करता था, फिर मैथ करता था, फिर जीएस करता था, फिर इंग्लिश करता था। मेरा ये था। इम्प्रूव कैसे करें स्कोर? धीरे धीरे जब आपका पूरा एक बार सिलेबस हो जाएगा, आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं, तो स्कोर अपने आप इम्प्रूव होने लगेगा। मॉक देने से क्या है कि बार बार क्वेश्चन सेम रिपीट होंगे, तो वो आपको याद होने लग जाएंगे, जीएस के इंग्लिश के कॉन्सेप्ट याद होने लग जाएंगे, स्पीड बढ़ने लगेगी, इसलिए मॉक देना बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे आएगा वो, एकदम से नहीं आएगा। आप मॉक के साथ साथ ये करते रहें कि जीएस का, इंग्लिश का, वोकैब का प्रॉपर रिवीजन करते रहें। ठीक है, और ये तो प्रीवियस स्लाइड से आ गया। तो ये था कि मतलब मॉक प्लेटफॉर्म कौन कौन से थे। इसके अलावा लाइव मॉक जहाँ भी होते थे और थोड़ा रिलायबल प्लेटफॉर्म होता था तो मैं दे देता था। अब व्हाट नॉट टू डू, हाँ ये तो मैं बता चुका हूँ कि सिर्फ मॉक पे रिलाई क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो पूरा आपको रिवीजन कराते ही नहीं है। हो सकता है कि आप 50 मॉक दिए हों, 100 मॉक दिए हों, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट उसमें आया ही ना हो और वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा पेपर बन गया तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ आ गया। ठीक है, और सोशल मीडिया पे टाइम किल नहीं करना है। जो भी कंट्रोवर्सी चलती हैं उनको ज़्यादा नहीं देखना है, ज़्यादा टॉपर की वीडियो देख के अपने टीचर को मतलब नहीं बदलना है। जहाँ से आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि नहीं ये टीचर से हमें सही समझ में आता है, वहाँ से कर लेना है। किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं करना है। ठीक है, उनके अपने मोटिव्स होते हैं, आप अपना बेस्ट समझें कि मेरे लिए ये टीचर बेस्ट है, मैं इनसे ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा हूँ, तो आप वहाँ से ही करें। ठीक है, और जो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करता हो, इस तरह के टीचर आप फॉलो कर सकते हैं। बस यही है, और आई होप कि मेरा ये स्ट्रेटजी सेशन आपके काम आएगा। जो भी अगर आप क्वेश्चन आपके होंगे यूट्यूब पे डालेंगे तो मैं उनको देख लूँगा, और आप बोलेंगे तो एनसीईआरटी के जो मेरे नोट्स हैं या जीएस के नोट्स हैं वो भी मैं शेयर कर दूँगा। और इसके अलावा जीएस में या मॉक्स में जो भी मैं कर सकता हूँ देखता हूँ क्या कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के साथ में। ठीक है, थैंक यू।